हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ ग्रेविटेशन इस लेसन का लेक्चर नंबर 1। आज का ये पहला लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा और केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो ग्रेविटेशन वाला वर्ड हम जब भी सुनते हैं तो हम एक साइंटिस्ट को याद करते हैं, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। इन साइंटिस्ट को हम याद करते हैं क्योंकि हमने बचपन से ये पढ़ते आए कि न्यूटन सर एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने देखा है कि एप्पल को नीचे गिरते हुए। अब जो एप्पल नीचे गिरा है वो सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ गिरा है। ये अर्थ है, सेंटर है ना। यहाँ क्या था, ये एप्पल का पेड़ था। उन्होंने देखा कि ये जो यहाँ पर एप्पल है वो सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ गिर रहा था, सीधा ऐसे नीचे गिरा। तो उन्होंने सोचा कि ये जो एप्पल है वो सीधा नीचे क्यों गिरा, वो ऐसे क्यों नहीं चला गया, या ऐसे क्यों नहीं गिरा, सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ क्यों गिरा। तो काफ़ी सोचने के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद, सब कुछ स्टडी करने के बाद फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि अर्थ के पास एक अट्रैक्शन फोर्स है जो कि हर ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की तरफ खींचती रहती है। और उस अट्रैक्शन फोर्स को हमने क्या कहा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा था, ग्रेविटी एग्जर्ट कर रही थी। ठीक है, तो हमने पढ़े थे ग्रेविटी। तो ये जो अर्थ होती है ये ग्रेविटी इसके पास रहने की वजह से हर ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर के तरफ क्या करती है, खींचती रहती है, अट्रैक्ट करती रहती है। ये हमने वहां पर उस कहानी में पढ़े थे, राइट। अभी आप देखो, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम अप्लाई होगा। अब एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान के चलो कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट, इसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट कम है। अब अगर मैं सेम हाइट से इसको रिलीज कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो बड़ा वाला पहले आ जाता है, छोटा वाला बाद में आ जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसा क्यों होता है? देखो, होता क्या है कि नीचे जो अर्थ है, अर्थ इन दोनों के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रही है। इस मार्कर के ऊपर भी अट्रैक्शन फोर्स आया है और इस कैप के ऊपर भी अट्रैक्शन फोर्स आया है। यानी कि अर्थ ने इन दोनों के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट किया है। तो ये दोनों भी नीचे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जब ये यहां से नीचे जाते रहेंगे ना, तो ये पूरा एयर मीडियम है। तो एयर मीडियम के एयर पार्टिकल इन दोनों ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करते हैं। जब इसको रोकने के लिए आते हैं तो इसका वेट ज़्यादा है, मतलब इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो ये स्ट्रांग हो गया और ये कमज़ोर हो गया। तो ये स्ट्रांग वाला जब एयर मीडियम इसे रोकने के लिए आती है तो एयर को ऐसे हटा देता है और ये जल्दी पहुंच जाता है। और एक कमज़ोर वाला जब एयर मीडियम का फोर्स आती है तो कमज़ोर वाला उनको जल्दी हटा नहीं पाता, मतलब उनको जल्दी ओवरकम नहीं कर पाता, थोड़ा लेट आता है। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, एयर मीडियम के वजह से कोई जल्दी आ रहा है तो कोई बाद में आ रहा है। जल्दी आने वाला ज़्यादा वेट वाला है, लेट आने वाले का वेट कम है। आप समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन सोचो कि अगर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने पूरा वैक्यूम मीडियम बना दिया, मतलब यहाँ पर कोई हवा पानी कुछ भी नहीं, पूरा वैक्यूम, पूरा खाली एम्प्टी स्पेस। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दोगे, समझो ये बड़ा वाला था, ये छोटा वाला था, पूरा वैक्यूम मीडियम है, यहाँ पर कुछ मीडियम नहीं है, हवा वगैरह कुछ भी नहीं है। अब अगर हम छोड़ देंगे तो ये दोनों भी सेम टाइम पे पहुंचेंगे, दोनों भी सेम टाइम पे पहुंच जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि जब इनको रोकने वाला कोई नहीं था और अर्थ इन दोनों के ऊपर सेम फोर्स एक्सर्ट किए, तो ये दोनों भी क्या करेंगे, सेम स्पीड से नीचे आएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी जो है वो सेम है ऑन दी बोथ ऑब्जेक्ट which are at the same height,
जो सेम हाइट पे है उनके ऊपर ग्रेविटी क्या हो रही है, सेम हो रहा है। मैं पहले बता रहा हूं, मैं ये नहीं कहा कि एक ज्यादा ऊपर है एक कम मतलब थोड़ा नीचे है, ऐसा नहीं, दोनों सेम हाइट पे। सेम हाइट पे रहने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ की ग्रेविटी सेम होगी, तो दोनों भी क्या करेंगे, सेम स्पीड से आते हैं। अगर यहाँ पर वैक्यूम मीडियम होता तो आपको पता चल जाएगा दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे। अब अगर यहाँ पर कोई मीडियम होती है तो बड़े वाले को भी रोकेगी, छोटे वाले को भी रोकेगी, लेकिन बड़े वाला स्ट्रांग है तो एयर को हटा देगा, पहुंच जाएगा। छोटा वाला कमजोर है, एयर को हटा नहीं पाएगा, तो जरा हटाएगा पर हटाते हटाते थोड़ा धीरे धीरे पहुंचेगा। समझ में आ रही? तो ये बात हमें समझ में आ गया कि गैलीलियो ने ये बात बताया था। कौन बताया था यहाँ पर? गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया था कि सेम ग्रेविटी एक्ट होती है ऑन द ऑब्जेक्ट विच आर एट द सेम हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये बात समझा। इसके बाद देखो, जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं। जैसे हमारी अर्थ है, क्या है, अर्थ। अभी अर्थ का सेंटर ये है और अर्थ का पूरा मास यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। ये अर्थ का रेडियस हो गया। अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ स्पीयर, स्पीयर के शेप में है। तो यहाँ से कुछ हाइट पे इधर कोई अगर मून है, हाँ मून क्या है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। मून क्या कर रहा है, अर्थ के अराउंड ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। तो यहाँ पर अर्थ मून को अपनी तरफ खींच के रखा है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट किया है और मून को अपने सर्कल में घुमा रहा है। तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, समझे? अब अगर दूसरा एग्जांपल लेते, जैसे यहाँ कोई सन है, समझो अपना सन। तो सन के अराउंड में क्या कर रहे हैं, ये प्लैनेट्स रिवॉल्व हो रही है। यहाँ पर एक प्लैनेट्स है, रिवॉल्व हो रहा है। दूसरा एक प्लैनेट्स होगा, वो भी रिवॉल्व होता रहेगा। तो प्लैनेट्स ऐसे रिवॉल्व होते रहते हैं। तो सन और प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सन प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट करके उसे अपने अराउंड में घुमा रहा है। तो इनके बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो हमारे प्लैनेट्स है जो सन के अराउंड घूम रहे हैं, उनकी प्लैनेटरी मोशन को अच्छे से ऑब्जर्व किया एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है यहाँ पर टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे ने उनको अच्छे से स्टडी किया और पूरा जो डेटा है वो कलेक्शन किया। अब जो भी उन्होंने स्टडी करके, जितने भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो भी डेटा कलेक्ट करके रखे थे, उस डेटा को डिटेल में स्टडी किया योहानेस केपलर नाम का साइंटिस्ट ने उसे अच्छे से स्टडी किया। स्टडी करके ये जो केपलर के मोशन है, यानी कि प्लैनेटरी मोशन है, उनके 3 लॉज बनाए। कितने? 3 लॉज बनाए। और इन्हीं लॉज को हम पढ़ेंगे केपलर्स लॉज। क्या पढ़ेंगे? केपलर्स लॉज करके पढ़ेंगे, या कुछ बुक्स में इसे ऐसे बोलते हैं, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो जो प्लैनेट की मोशन से उनके लॉज इन्होंने बनाया है, तो वो लॉज को हम समझने वाले हैं। ये जो 3 लॉज आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इनमें से खास बात ये है कि इन्होंने पहले 2 लॉ जो है वो उन्होंने 1609 में पब्लिश किया था। फर्स्ट और सेकेंड लॉ को, हाँ, क्या जो फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ जो है ये उन्होंने कब पब्लिश किया था? 1609 में पब्लिश किया था। और उसके बाद जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ उन्होंने जो पब्लिश किया वो 1619 में पब्लिश किया। मतलब ऑलमोस्ट 10 साल के बाद थर्ड लॉ उन्होंने पब्लिश किया, और उससे पहले 2 साल पहले, यानी कि 10 साल पहले, ये दोनों लॉ को उन्होंने पब्लिश किया था। तो केपलर ने ऐसे कौन से लॉज बनाया है और वो लॉज क्या बताते हैं, उसे हम समझते हैं। अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है? अब एक बात बता दो कि केपलर ने जो भी लॉज बनाया है उसको हम समझेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है? सॉरी, समझाएंगे। हाँ, इसको निकाल लेते हैं। देखो, अभी हमें ये देखेंगे
कि सबसे पहली बात तो हमें देखना है कि एलिप्स क्या होता है, क्योंकि ये शब्द हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा और इसके बारे में हम ऑलरेडी जानते भी हैं, 10th में हमने कई बार इसको देखा है। ये एलिप्स क्या है इसको ज़रा समझते हैं। देखो जनरली क्या होता है कि ये जो है ना, ये सर्कल है ना। सर्कल में क्या होता है कि एक सेंटर पॉइंट है, सेंटर से लेके यहाँ तक रेडियस है और ये रेडियस फिक्स होगा। अगर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है तो इधर भी कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर होगा, मतलब सब जगह पे ये सेम होगा और ये है सर्कल। तो इस ऑर्बिट को हम बोलते हैं सर्कुलर ऑर्बिट। क्या है ये, सर्कुलर ऑर्बिट। अगर अर्थ है तो अर्थ के अराउंड में जो मून रिवॉल्व होता है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है। जिस रास्ते से प्लैनेट्स गुजरते हैं, जिस रास्ते में प्लैनेट्स या सैटेलाइट चलते रहते हैं, उन्हें कहते हैं ऑर्बिट। तो ये सर्कुलर ऑर्बिट। लेकिन हम जो आगे पढ़ने जाने वाले हैं, हमारे पास ये सन है और सन के अराउंड जो प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं वो कुछ इस ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं और इस ऑर्बिट को कहते हैं एलिप्स। क्या है, एलिप्स। अब इसे हम बोलेंगे एलिप्टिकल ऑर्बिट कहेंगे। अब अगर प्लैनेट्स यहाँ से देखो, ये प्लैनेट्स है, ये सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। दिस इज सन, प्लैनेट सन के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। सो ये है एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो हमें इस एलिप्स को समझना जरूरी है। एलिप्स एग्जैक्टली होता क्या है, कहां से है, थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं। देखो अगर ये कोन है, समझो क्या है, कोन, ये अपना कोन है। तो कोन को अगर हम किसी एंगल में कट करते हैं, यानी कि कौन सा है, यहां पर कुछ इंक्लाइंड एंगल में कट कर रहे हैं, इंक्लाइंड एंगल में अगर हमने यहां पर ऐसे कट किया इस तरफ, अगर हम ऐसे कट करेंगे तो इसके अंदर एक छोटा स्पेस मिलेगा कुछ इस तरह। यानी कि कोन को कट करने के बाद कुछ इस तरह का शेप देखने को मिल जाता है और ये है एलिप्स। एलिप्स में क्या होता है, देखो सर्कल में तो एक सेंटर होता है, पर एलिप्स में ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर दो फोकस पॉइंट होता है, एक फोकस पॉइंट यहाँ पर, एक फोकस पॉइंट यहाँ पर। चलो इसको मैंने फोकस 1 बता दिया और इसको फोकस 2 बता दिया। अब अकेला रहेगा तो फोकस कहेंगे। अब यहाँ पर एक से ज्यादा फोकस है तो इसे फोकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकाई। कुछ बुक्स में तो इसको ऐसा लिखते हैं कि फोकाई, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो दो फोकाई आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एलिप्स की खास बात क्या है, देखो अगर मान के चलो कि यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, लेट से ए पॉइंट है समझो, तो यहां से मैंने डिस्टेंस निकाला AF1, ठीक है, और यहां से डिस्टेंस निकाला AF2। इन दोनों को हमने ऐड किया, ये और ये दोनों को ऐड किया। मान के चलो कि ये दोनों को ऐड करने के बाद कुछ 6 सेंटीमीटर आया होगा। एग्जाम्पल कितना आया, 6 सेंटीमीटर। अब इस एलिप्स के सरफेस पे कोई एक दूसरा पॉइंट होगा, लेट से यहां पर लेता हूं, ये B पॉइंट होगा, ठीक है। अब इसका भी डिस्टेंस निकालाता हूं, B से लेके F1, यानी कि BF1 है। और यहां पर देखो ये डिस्टेंस निकाला, कौन सा, BF2। BF2 इन दोनों को जब ऐड करोगे, ये और ये ऐड करोगे, तो ये भी कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा। मान के चलो कि यहां पर कोई पॉइंट लिया, C ले लिया मैंने, तो यहां से देखो CF1 ले लेता हूं और ये वाला डिस्टेंस यहां पर क्या है, CF2। इन दोनों को हमने ऐड किया तो कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। मतलब ये है, एलिप्स के सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लो और दोनों फोकस से उसकी डिस्टेंस को ऐड कर लो, और दूसरा कोई पॉइंट है उसका भी दोनों फोकस के डिस्टेंस को ऐड करोगे तो वो डिस्टेंस सेम सेम आएंगे। ये है एलिप्स की खास बात, यानी कि एलिप्स की प्रॉपर्टी ये है। तो हमें एक बात तो समझ में आ गया, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये AF1 प्लस AF2 हमने जो देखा, और BF1 प्लस BF2 देखा, CF1 प्लस CF2 हमने देखा, इन सब का आंसर सेम सेम आ रहे। कितना आ रहे, 6 सेंटीमीटर आ रहा है। समझ में आ गए। तो ये एलिप्स की एक प्रॉपर्टी है, समझो। एलिप्स को समझना है तो एलिप्स ऐसा होता है, ये समझ लो बस, एलिप्स क्या है देखना है तो।
एलिप्स कैसे दिखाया मैंने कहा कि कोन है, कोन को अगर आप ऐसे इंक्लाइन में काटोगे, मतलब ऐसे अगर काटोगे तो आपको ऐसे वाले शेप का एक आकार दिखेगा, एक आकार मिलेगा, एक शेप मिलेगा। वो जो शेप है वो ये, समझ में आ रही है? ये देखो ऐसे, तो इंक्लाइन में कट करोगे तो कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, दैट इज एलिप्स। चलो अगर एलिप्स को और भी अच्छे समझना है तो क्या करें, देखो मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। क्या एग्जांपल है, लेट्स से देखो क्या करेंगे हम कि हमारे पास है ना एक ड्राइंग पेपर लेंगे। अब ड्राइंग पेपर मतलब कार्डबोर्ड समझो, ठीक है। तो एक कार्डबोर्ड हमने ले लिया है। अब उस कार्डबोर्ड पे हम क्या करेंगे, कुछ डिस्टेंस के दूर पे दो ड्राइंग पिन लेते हैं। क्या लेते हैं? दो ड्राइंग पिन। मान के चलो कि यहां से लेके यहां तक है, ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे दो ड्राइंग पिन लिया। दो ड्राइंग पिन को उस कार्डबोर्ड के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ऐसे अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी देखो वो कार्डबोर्ड के जो ऊपर मैंने ड्राइंग पिन लिया है ना, वो पिन कुछ इस तरह दिख रहे हैं, ऐसे यहां पर कुछ इस तरह है ना। उसके इसके अंदर क्या कर लिया हमने, इंसर्ट कर लिया ऐसे। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, डी डिस्टेंस है, समझो ये डी डिस्टेंस है। अब हमने क्या किया, हम एक थ्रेड लेते हैं। क्या लेते हैं? थ्रेड। तो मान के चलो कि ये थ्रेड है इतना बड़ा। अब ये थ्रेड का ये एंड और ये एंड है ना, इन दोनों एंड को हम ऐसे लाकर बांध देते, टाई कर देते। मतलब ये थ्रेड को यहां पर लेके आए, ऐसे ऐसे लाकर इसको इधर बांध दिया। तो थ्रेड को क्या कर लिया हमने, बांध दिया। बांधने के बाद वो थ्रेड को ले जाकर, अब एक बात याद रखो, ये जो थ्रेड का लेंथ है ना, वो ये डी डिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए। मतलब उसके उतना लेंथ नहीं होना चाहिए, यानी कि बड़ा थ्रेड ले लो, बड़ा सा थ्रेड ले लो, और वो थ्रेड के दोनों जो एंड है उसे क्या करोगे, बांध देंगे। बांधने के बाद जो आपको वो शेप दिख रहा है उसको ले जाकर यहां डाल दो। मतलब वो थ्रेड कहां पर आ गया, इधर आ गया, थ्रेड यहां पर है। समझ में आ रही है? इमेजिन करो, यहां पर हम दो ड्राइंग पिन लगा दिए, उस ड्राइंग पिन को इंसर्ट कर दिया, मतलब अंदर कार्डबोर्ड के अंदर डाल दिया। क्लियर है? अब थ्रेड को लाके वो दोनों पिन होल के, यानी कि दोनों जो हमारे ड्राइंग पिन थे उसके साइड से डाल दिया। डालने के बाद क्या करेंगे, अब पेंसिल लेते हैं। पेंसिल लेके वो थ्रेड को ऐसे खींच के इधर लेके जा रहा हूं। तो लेके जाने के बाद कैसा होगा देखो, अब पहले यहां पर ऐसा है, उसको ले जाकर मैं यहां पर खींच के गया तो कुछ यहां जा रहा है ऐसे, ठीक है। ऐसे यहां पर क्या है, अपना पेंसिल है, ये है अपना पेंसिल। तो पेंसिल कुछ पेंसिल है, ठीक है, यहां पर ऐसे। अब आपने क्या किया, उसको ऐसे लेके आए हो। लेके आने के बाद अब उसको ऐसे स्टिच हो गया ना, वो थ्रेड क्या हो गया, स्टिच हो गया। अब उस पेंसिल को आप ऐसे ड्रॉ करते करते जाओ, खींचते हुए। तो जब ड्रॉ करते करते जाओगे खींचते हुए, तो ये जो पेंसिल है ना वो यहां पर है, क्या इधर से यहां पर है। तो जाओगे तो कुछ आपको वो इस तरह का शेप देखने को मिलेगा, और ये है एलिप्स। क्या बन गया, एलिप्स। तो एलिप्स का आकार देगा आपको। अब आपके बुक में ये पेपर में दिया गया है, यानी कि स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया है, तो आप उस आप उसको देख के भी समझ सकते हो, तो कुछ नया नहीं है, ठीक है। सो दिस इज एलिप्स। अब तो देखो सबसे पहली बात, अगर ये एलिप्स है समझो, तो एलिप्स को यहां से देखो, इधर दो पॉइंट है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। यहां एक फोकस पॉइंट होगा, लेट्स से यहां एक फोकस पॉइंट है और इधर एक फोकस पॉइंट है। अब ये वाले फोकस पॉइंट को मैं S बता रहा हूं, ये वाले फोकस पॉइंट को S1 S डैश बता रहा हूं, समझे। अब देखो ये जो फोकस पॉइंट है ना, इधर सन प्रेजेंट है। सन किसी एक पॉइंट पे रहेगा, या तो इधर रहेगा या तो इधर रहेगा। तो किसी एक पॉइंट पे सन है, तो जो अपना सन है वो यहां पर है, समझो। सन किधर है, ये वाले फोकस पॉइंट पे, इधर सन है, ठीक है। अब यहां पर कोई पॉइंट होगा, लेट से P पॉइंट है, और यहां एक पॉइंट है A पॉइंट है। समझ में आ रहा है? देखो अब आप देखोगे तो ये जो एक्सिस दिख रही है मेजर एक्सिस दिख रही है, और ये वाला जो एक्सिस है वो माइनर है, ये छोटी है और ये
लंबी है, ऐसे चौड़ाई में जा रहा है ना ये, तो यहाँ पर देखो ये लंबी है। तो इसका मतलब जो हमको पी ए दिख रहा है, पी ए क्या है, ये एक मेजर एक्सिस है। क्या है, मेजर एक्सिस। यहां से लेके यहां तक पूरा मेजर एक्सिस, दिस इज अ मेजर एक्सिस। समझ में आ गया। अब अगर ये सेंटर पॉइंट दिख रहा है तो यहां से लेके यहां तक का जितना डिस्टेंस होगा ना, उतना डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक होना चाहिए। यानी कि पी ए में कितना आ रहा है, ए प्लस ए, 2a आ रहा है। मतलब पी ए इज इक्वल टू क्या है, 2a। और 2a क्या है, ये मेजर एक्सिस। अब ये सेंटर पॉइंट है, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस लेट से b होगा, तो इधर से इधर तक का कितना होगा, b होगा। चलो इसे कुछ पॉइंट का नाम दे देते हैं हम m, और यहां पर ले देते n, और ये इसको o कर लेते। तो ये जो mn वाला पॉइंट है, mn में कितना रहेगा, b प्लस b हो गया 2b। और ये क्या है, ये है माइनर एक्सिस, दिस इज माइनर एक्सिस। समझ में आ गया। तो देखो अब अगर ये सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, यानी कि पी ओ या फिर ओ ए, ये दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये मेजर एक्सिस है, तो उसका आधा एक्सिस ये हो गया और आधा ये हो गया, यानी कि मेजर का आधा, आधा मतलब सेमी। तो यानी कि ये क्या होगा, सेमी। किसका है ये, मेजर का। तो सेमी मेजर एक्सेस, दो है ना यहां पर, तो एक्सेस। अब देखो ये क्या है, माइनर एक्सिस है, इसका देखो ये आधा और ये आधा, यानी कि एम ओ और ओ एन, ये दोनों क्या है यहां पर, बी बी है, मतलब जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा बी। और ये माइनर एक्सिस का सेमी सेमी है, यानी कि आधा आधा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेमी माइनर एक्सिस। तो दो है तो सेमी माइनर एक्सेस लिखा हमने। समझ में आ गया। अब देखो सन जिस पॉइंट पे प्रेजेंट है वो है ए वाला फोकस पॉइंट। चलो ये फर्स्ट फोकस पॉइंट है समझो, और ये सेकंड फोकस पॉइंट, अभी हम समझने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। तो फर्स्ट फोकस पॉइंट पे अभी सन प्रेजेंट है। सन किसी भी फोकस पॉइंट पे हो सकता है, आप इधर ले लो इधर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब जहां पर सन है, सन के यहां से लेकर एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट जो कि इस कर्व के सरफेस पे दिख रहा है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट पी, जो है उसे बोलेंगे यहां पर पेरी हेलियन पॉइंट बोलेंगे। पेरी हेलियन पॉइंट मतलब सन के पास में रहने वाला पॉइंट। और ये जो ए वाला पॉइंट है वो सन से बहुत दूर पे है, यानी कि जो पॉइंट ए जो है वो सन से बहुत दूर पे है, तो उसे बोलते हैं यहां पर एफेलियन पॉइंट कहते हैं, एफेलियन पॉइंट कहते हैं। तो अभी आपको समझा कि जो ये अपना एलिप्स है, एलिप्स के अंदर कौन से पॉइंट को क्या बोलते हैं, कौन सी एक्सिस होती हैं, ये बातें तो आपको समझ में आ गई। आई होप यू अंडरस्टूड। अभी हम समझते हैं कि केप्लर्स लॉज, जो 3 लॉ थे, वो 3 लॉ कौन से उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको हटा लें। देखो अभी हम देखते हैं कि केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। पहला लॉ क्या बोलता है, मतलब केप्लर्स फर्स्ट लॉ, या इसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या बताता है, every planet revolve in an elliptical orbit around the sun with the sun situated at
वन ऑफ द फोकाई। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये सन है, देखो ये क्या है यहां पर, ये एक फोकस पॉइंट है, ये एक फोकस पॉइंट है, तो कोई एक फोकस पॉइंट पे क्या रहेगा, सन प्रेजेंट होगा, यानी कि इधर सन प्रेजेंट है समझो ऐसे, ठीक है, सन यहां प्रेजेंट है इधर। तो हर एक प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा अराउंड दी सन, और सन किसी दोनों में से किसी एक फोकाई पॉइंट के पास सिचुएटेड रहेगा। बस ये है केप्लर्स फर्स्ट लॉ। केप्लर्स फर्स्ट लॉ बस इतना ही बताता है, इसमें कुछ बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट ही नहीं है, सिंपल सी बात है ना। अभी हम क्या देखेंगे, केप्लर्स सेकेंड लॉ को समझते हैं। देखो केप्लर्स दूसरा क्या है, केप्लर्स सेकेंड लॉ, इसको ऐसा ही बोलते हैं कि यहां पर केप्लर्स लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ इक्वल एरिया भी कहते हैं, या फिर लॉ ऑफ एरिया कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जैक्टली क्या है जरा समझते हैं। देखो हमारे पास ये है एलिप्टिकल ऑर्बिट, और यहां है सन, यहां सन सिचुएटेड है, यहां कहीं होगा लेट से इधर होगा अपना प्लैनेट, प्लैनेट है। अब हमने क्या किया है कि सन से लेकर प्लैनेट तक एक लाइन को ज्वाइन किए। अब ये जो लाइन है कितने डिस्टेंस के दूर पे, r डिस्टेंस के दूर पे। अब प्लैनेट यहां से यहां पर गया, लेट से इधर पहुंच गया, प्लैनेट यहां से यहां तक पहुंचने में कुछ तो टाइम लगाया होगा, लेट से डेल्टा टी का टाइम लगाया। मान के चलो कि मैंने टाइम बताया एग्जाम्पल के लिए, लेट से 2 सेकेंड का टाइम लगा, मैं ऐसे बता रहा हूं, 2 सेकेंड ले लेते। तो जब प्लैनेट इधर पहुंचा तब ये जो सेमी मेजर एक्सिस है वो क्या कर रही है, ऐसे ट्रेस करके इधर गया, और प्लैनेट अभी यहां पहुंच गया है तो ये ऐसा जाएगा, और अभी ये यहां पर दिख रहा है, हमें अभी वो यहां दिख रहा है, ठीक है। तो जब प्लैनेट यहां से यहां पर पहुंचा तो ये जो एसपी वाला लाइन है, एसपी वाला लाइन कितना एरिया कवर किया है, इतना एरिया कवर किया है, ये जो एरिया है ये इतना कवर किया है, ठीक है। तो जो भी यहां पर एरिया ऑफ एस पी, अब मान के चलो कि ये पी डैश पे पहुंचा, तो एस पी पी डैश, तो एस पी पी डैश कुछ तो आया होगा, चलो ऐसे नंबर लेते, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया समझो, मैं जस्ट ऐसा ले रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब ये प्लैनेट यहां से जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कहीं यहां पहुंचा होगा इधर ये वाले पॉइंट पे, तो ये जो आर है वो अभी यहां पर हमें दिख रहा है इधर, है ना। प्लैनेट कौन सी पोजीशन पे, अभी ये वाले पोजीशन पे, समझ में आ गया। अब यहां से यहां पर जाते वक्त 2 सेकंड का टाइम लिया था, 2 सेकंड में इतनी एरिया कवर कर रहा था, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद प्लैनेट यहां से इधर जा रहा है, जाने दो कोई दिक्कत नहीं, प्लैनेट अभी यहां पहुंच गया। अभी मैं मेंशन करता हूं कि अभी टाइम काउंट करूंगा, अभी मैं 2 सेकंड का टाइम नोट डाउन करता हूं, तो प्लैनेट यहां से लेके इधर तक आ गया, यहां तक, ठीक है, इधर तक आ गया। अब मान के चलो पी डैश, ठीक है, प्लैनेट इधर से लेके इधर आ गया। अब अगर समझना है तो इसे पॉइंट वाइज ले लो, ये पहले ए पॉइंट था, यहाँ बी पॉइंट था, यहाँ सी पॉइंट है, यहाँ डी पॉइंट है, तो पहले का एरिया यहाँ पर एस ए बी ले सकते हो, तो यहाँ ले लिया हमने एस ए बी, ठीक है। अब यहाँ का एरिया कुछ लेगा, यहाँ पर एस सी डी ऐसे लेंगे। तो देखो इधर से इधर आने को जो टाइम ले रहा हूं वो टाइम कितना ले रहा हूं, 2 सेकंड का टाइम ले रहा हूं। तो जब वो यहां से इधर आया तो ऐसे ट्रेस किया, तो यहां भी कुछ एरिया कवर किया है, ठीक है। ये जो एरिया कवर कर रहे हैं ना, एरिया ऑफ एस सी डी, एरिया ऑफ एस सी डी इधर भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, समझ में आ रहा है। और यही है हमारा सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ये बताता है कि प्लैनेट
इक्वल टाइम में जो एरिया कवर करता है वो इक्वल होगा। यहां पर भी हमने 2 सेकंड का टाइम दिया, तो 2 सेकंड में जो भी उसने एरिया स्वीप्स किया है, कवर किया है, वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर भी 2 सेकंड का टाइम दिए, तो 2 सेकंड में जो एरिया कवर किया है वो भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है केप्लर्स सेकंड लॉ। अब एक बात याद रखो, जब हमारा ये अर्थ है समझो, और इसके अराउंड में अगर कोई प्लैनेट्स, कोई सैटेलाइट, सॉरी प्लैनेट बोल दिया, कोई सैटेलाइट अगर रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो यहां से इक्वी डिस्टेंस के दूर पे है, तो उसका स्पीड क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट स्पीड से वो घूमता रहेगा। लेकिन जब सन के अराउंड में प्लैनेट्स घूमते हैं तो सेम स्पीड से नहीं घूमेंगे। केपलर ने ये ऑब्जर्व किया कि जब वो सन से दूर पे रहते हैं तो प्लैनेट की स्पीड कम रहती है। तो देखो धीरे धीरे करके 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 यहां तक चला। समझ में आ रही है? लेकिन जब ये प्लैनेट सन के करीब रहते हैं तब उस वक्त प्लैनेट का जो स्पीड है वो ज्यादा रहता है, तो एकदम ज्यादा स्पीड से आ जाते हैं। इसलिए 2 सेकंड में देखो इतना आर्क लेंथ कवर्ड किया है, और इधर 2 सेकंड में छोटा सा आर्क लेंथ कवर्ड किया है। लेकिन देखो ये लंबाई में ज्यादा है और ये चौड़ाई में ज्यादा है, इसलिए एरिया दोनों का बराबर हो गया। बस ये ऐसा फैला हुआ एरिया है और ये ऐसे लंबा एरिया है, तो एरिया तो सेम रहेंगे, लेकिन जो यहां का ये आर्क लेंथ कवर्ड कर रहा है, इधर का आर्क लेंथ ज्यादा होगा, इधर का आर्क लेंथ छोटा होगा। ये जो ज्वाइनिंग वाला डिस्टेंस है इधर बड़ा होगा, इधर ज्वाइनिंग वाला डिस्टेंस छोटा होगा। समझ में आ रही है? इसका मतलब प्लैनेट्स का जो स्पीड है वो फिक्स नहीं रहेगा। जब वो सन के करीब आएंगे तब प्लैनेट्स की जो स्पीड है वो ज्यादा रहेगी, जब सन के दूर पे रहेंगे तो प्लैनेट्स की स्पीड कम रहेगा। समझ रहे हो? ठीक है, सो आपको इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये लॉ ये बताता है कि यहां पर द लाइन joining the planets and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time. इंटरवॉल्स ऑफ टाइम, सेम टाइम पे सेम एरिया ये लाइन कवर करेगी। देखो क्या बोल रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। देखो यहां पर प्लैनेट और सन को ज्वाइन करने वाला लाइन कौन सी है, ये वाला है। वो क्या कर रही है, स्वीप्स मतलब कवर, क्या करती है, इक्वल एरियाज, इक्वल एरिया कवर करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इधर जितना एरिया कवर किया उतना एरिया यहां पर कवर किया, और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं लॉ ऑफ इक्वल एरियाज भी कहते हैं। समझ में आ गया? दूसरी बात देखो, यहां पर जो फोर्स एग्जर्ट होता है ना, अब ये सन है, प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच के रखा है, तो जो सन प्लैनेट्स को इस तरफ खींच के रखा है उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। हालांकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन प्लैनेट सन के सेंटर की तरफ है, सन के तरफ है। सन प्लैनेट्स पे फोर्स एक्सर्ट किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो कहां पर है, अलोंग दिस लाइन एंड टुवर्ड्स द सन, और ये प्लैनेट्स को घुमा रहा है, कौन, सन, सेंट्रल फोर्स। और सेंट्रल फोर्स के उस कंडीशन पे पता है क्या, लॉ एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या है हमें नहीं पता है ना, तो एक काम करते हैं, मैं आपको छोटा सिंपल समझाने की कोशिश करता हूं। देखो होता क्या है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है समझो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ले ले, या चलो ठीक है एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है समझो, अभी यहां से मूव कर रहा है, इसका मास कितना m है, या फिर एक कोई पर्सन है समझो, ठीक है, इसका मास कितना है, m है। अब ये कुछ वेलोसिटी से यहां पर आगे जा रहा है, तो वेलोसिटी v वेक्टर, तो मास इनटू वेलोसिटी v वेक्टर इज द लीनियर मोमेंटम। क्या कहते हैं,
लीनियर मोमेंटम, क्योंकि ये जो मोशन हो रहा है ना, ये लीनियर मोशन हो रहा है। लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा तो लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन में जो मोमेंटम होता है उसे कहते हैं लीनियर मोमेंटम। अब जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा मोमेंटम बनेगा। समझा क्या मैंने क्या कहा? क्लियर है? अब दूसरा है एंगुलर मोमेंटम। अगर सर्कल में घूम रहा है या कोई कर्व में घूम रहा है तो जो मोमेंटम बनेगा उसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। और अगर एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता। समझ में आ रही? चलो एक काम करते हैं, समझ लेते हैं। यहां कितना टाइम लिया हमने? डेल्टा टी। तो जो भी ये एरिया कवर किया इसको हमने बोल दिया डेल्टा ए। देखो यहां पर डेल्टा टी का टाइम लिया, जो भी एरिया यहां पर कवर कर रहा है वो कितना है? डेल्टा ए। मतलब यहां पर आप चेक करोगे तो क्या होगा? देखो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी निकाल के देखो। डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी कितना है? ये 6/2 कितना आ रहा है यहाँ पर? 3, है ना? इधर देखो, इधर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा ए कितना? 6, डेल्टा टी कितना? 2, कितना आ रहा है? 3। मतलब इनका रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा। इसका 3, इसका 3 आ रहा है। मतलब डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी जो होगा वो क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट मतलब क्या आ रहा है यहाँ पर? सेम आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। जितना इधर है उतना ही इधर है। समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पर थोड़ा प्रूफ के लिए कुछ बातें बताए हैं तो वो भी हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। देखो यहां पर देखो, अब जब भी कोई अगर आप कर्व लेते हो, समझो ऐसा कर्व है, तो इसमें है ना हम क्या करेंगे? इसको रफ कर देंगे। तो अभी भी आपको ये कर्व लग रहा है, और रफ कर दिया, अभी भी कर्व लग रहा है, और रफ कर दिया, अभी भी कर्व लग रहा है, अभी रफ कर देंगे तो अभी भी कर्व लग रहा है, कर्व लग रहा है, कर्व लग रहा है, अभी कर्व नहीं लग रहा है, अभी ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन लग रहा है। मतलब हर कर्व के अंदर छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन। तो जरा हम लीनियर मोशन को समझ लेते हैं। अब अगर मान लो कि यहां से लेके यहां पर स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट गया है, तो उसने क्या किया? एक पर्सन यहां से लेके यहां तक गया है समझो, तो इसने जो भी लेंथ कवर किया दैट इज डिस्प्लेसमेंट एस। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो एस वेक्टर, कुछ टाइम में पहुंचा है तो टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेक्टर टाइम इज द वेलोसिटी। तो कितनी वेलोसिटी से गया वो पता चल जाएगा। ठीक है? अब अगर ये जा रहा है तो इसका मोमेंटम बनेगा। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? जो इस पर्सन का मास है वो मास m, और जो लीनियर वेलोसिटी से गया है वो लीनियर वेलोसिटी v वेक्टर, ये बनेगा लीनियर मोमेंटम। अगर ऐसे कोई सर्कल में घूम रहा है, जैसे अभी यहां पर है समझो, ये लिख क्या हो गया? रेडियस हो गया। यहां पर एक पार्टिकल है, इसका मास m है। अभी देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो इसकी वेलोसिटी कहां पर होगी? ऊपर होगी। वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर। वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में मोमेंटम, मतलब मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो देखो ये मोमेंटम लीनियर मोमेंटम है। क्या ये कौन सा मोमेंटम है? दिस इज लीनियर मोमेंटम है। ये है लीनियर मोमेंटम। ठीक है? लीनियर मोमेंटम यहां है, ये रेडियस है। तो अभी ऐसे घूम के जाएगा, तो जो कर्व में घूम रहा है, ऐसे घूम के जा रहा है मतलब कर्व में घूम रहा है, कर्व। और जब कर्व में घूमता है तभी जो मोमेंटम बनता है उसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम। और इसको दिखाते एल से। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एल वेक्टर इज इक्वल टू, जो भी ये आर वेक्टर है वो क्रॉस ये जो पी वेक्टर है वो पी वेक्टर। समझ में आ गया? ऐसे होता है। और एंगुलर मोमेंटम यहां पर कांस्टेंट होता है। कैसे होता है आपको आगे जाके 12th में समझने वाला है। इसका जो मेन टॉपिक है रोटेशनल डायनामिक करके 12th स्टैंडर्ड में है, तो आपको वहां समझेगा। अभी यहाँ पर और गहराई में जाके आपका जो टॉपिक है उसको मुझे कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। बस इतना समझो कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है, इसमें कंजर्व्ड रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है? दूसरी बात, मास तो हमेशा वैसे कांस्टेंट होता है, किसी ऑब्जेक्ट का मास थोड़ी चेंज होने वाला है।
तो मास भी कांस्टेंट है। तो अब अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, मतलब सब कुछ कांस्टेंट है, कुछ बदलने वाला नहीं है कि नहीं। तो यहां पर देखते हैं, जैसे देखो अभी हमने टाइम कितना दिया था, 2 सेकंड का टाइम दिया था, तो थोड़ा सा आगे गया होगा। थोड़ा सा मतलब क्या, छोटा सा लेंथ कवर किया होगा। अब मैंने आपको अभी इधर बताया था, एक कर्व के अंदर छोटा सा लेंथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो मतलब ये ऑलमोस्ट क्या हो रहा होगा, स्ट्रेट लाइन हो रहा होगा, है ना। अब ये है यहां पर क्या है, ये आर है। अब ये इधर एंगल कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। ये स्ट्रेट लाइन है, ये कितना 90 डिग्री बना रहा है। तो आप यहां पर क्या देखोगे, इधर से इधर गया मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एस वेक्टर। तो कितनी वेलोसिटी से जा रहा होगा, वेलोसिटी वी वेक्टर। तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, मोमेंटम होगा, मोमेंटम पी वेक्टर। देखो अभी मैंने पी वेक्टर लिया है, क्या प्लैनेट नहीं, मोमेंटम। कौन सा, लीनियर मोमेंटम। फिर आप बोलोगे पी है तो प्लैनेट है क्या, नहीं, प्लैनेट मैंने यहां दिखाया था, पर अब उसका लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन बता रहा हूं, ठीक है। तो इधर से इधर कितनी वेलोसिटी क्रिएट किया होगा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े, जो भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टाइम। देखो अभी हमने दिखाया था, इधर ऐसे जा रहा था, इधर ऐसे जा रहा है। पूरे कर्व के अंदर छोटी लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो स्ट्रेट में ऐसे सीधा जा रहा है ना ऊपर, ये कर्व है तो स्ट्रेट लाइन। तो देखो यहां पर एस वेक्टर इज इक्वल टू, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v इंटू टी हो गया, बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। दूसरा ये जो लीनियर मोमेंटम बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, m इंटू वी वेक्टर बनेगा। अब अगर ऐसे मुड़ के जाएगा तो क्या बनेगा, एंगुलर मोमेंटम बनेगा। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होना चाहिए। इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई। अब अगर जरा ध्यान से देखोगे, इधर से इधर गया मतलब कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में गया, डेल्टा टी टाइम में गया। तो अभी जो ये टाइम है ना, अभी यहां पर हमें वेलोसिटी इधर निकालना है, तो टाइम कितना रहेगा, डेल्टा टी रहेगा। क्योंकि मैंने उस वाले केस में टाइम टी लिया था, लेकिन जब मैंने आपको पहले से पढ़ा रहा हूं तो क्या बोल रहा हूं, इधर से इधर जाने का टाइम क्या था, डेल्टा टी था। तो कितना लेंथ कवर्ड किया, ये जो लेंथ है ना वो एस है। तो एस अपॉन टाइम डेल्टा टी इस दी कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी वी वेक्टर। तो एस वेक्टर इज इक्वल टू, इसे ऐसे हम क्या करेंगे, वी इंटू डेल्टा टी कर देंगे। यहां तक कहानी क्लियर है, राइट। चलो अब यहां समझते जरा क्या बात है। अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रायंगल लग रहा है, क्या लग रहा है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में हमेशा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हाइट होता है, और ये क्या होगा, बेस होगा। तो हमने फॉर्मूला हमेशा क्या पढ़े, एरिया पढ़ना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जो भी ये एरिया आ रहा है, ये एरिया को हमने क्या बोला, डेल्टा ए। इस एरिया को डेल्टा ए से रिप्रेजेंट किए थे। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस। बेस कौन है, ये वाला है, और हाइट कौन है, ये आर वाला है। क्योंकि यहां पर देखो 90 डिग्री बनेगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये कितना बनेगा, 90। तो ये बेस वाला लिख लेता हूं पहले, सॉरी हाइट वाला पहले लिख लिया, बेस वाला यहां लिखता हूं। बेस वाला क्या रहेगा, ये एस रहेगा। यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है, एस वेक्टर। एस, एस क्या है, लेंथ है, इधर से इधर कितना कवर्ड किया है, एस। एस डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ हो गया। तो यहां पर कितना लेंथ है, ये वाला बेस हो गया अपना, और हाइट कौन हो गया, आर। तो हाफ इंटू बेस इंटू ये कौन, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर ले लिया, समझ में आ गया। देखो ये है अपना बेस एस वेक्टर, हाइट कौन है, आर वेक्टर। तो बेस इंटू हाइट इंटू हाफ, ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल लग रहा है इसलिए बना लिया। नाउ एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू आर वेक्टर क्रॉस, ये जो एस वेक्टर है उसका आंसर क्या आ रहा है, वी वेक्टर क्रॉस डेल्टा टी, सॉरी वी वेक्टर इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी को नीचे लेके आते हैं, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, और यहां पर क्या है, डेल्टा टी, उसको नीचे लेके आता हूं। तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर।
अब यहां देखो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस, ओके ओके, यहां पर क्या हो रहा है, वी वेक्टर ना। जरा इधर दे दो, हमने क्या पढ़े थे, हमने ये पढ़ा था कि P वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर। तो मुझे V वेक्टर चाहिए तो इसको नीचे भेजना पड़ेगा, तो P वेक्टर अपॉन M इज इक्वल टू V वेक्टर हो गया, बराबर ना। तो देखो ये वाला इक्वेशन अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर वेक्टर तो वैसे ही है क्रॉस V वेक्टर की जगह पे क्या आएगा, ये वाला आएगा P वेक्टर अपॉन M, बराबर। ये आना चाहिए, आना चाहिए ना, तो आना चाहिए। अब दूसरा L वेक्टर इज इक्वल टू क्या पढ़े हमने, हमने पढ़े कि L वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। अगर हमें आर वेक्टर चाहिए तो इसको नीचे भेज देंगे, तो L वेक्टर अपॉन P वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। अब आर वेक्टर का आंसर ये आ रहा है, इसे ले जाकर इसमें पुट कर देंगे, इसे ले जाकर इसमें पुट कर देंगे। तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, इसको ले जाकर यहां पुट करेंगे तो एल वेक्टर अपॉन पी वेक्टर इंटू यहां पर क्या है, पी वेक्टर अपॉन एम। माफ करना, ये देखो पहले से गड़बड़ी क्या चल रही है, यहाँ पर 1/2 है, हम इस 1/2 को भूल जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, इधर 1/2 है, तो 1/2 हमारे यहाँ पर ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। सो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, 1/2 इधर ऐसे आ रहा है, पी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर दोनों चले गए, तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ये क्या आ रहा है, एल वेक्टर अपॉन 2m, ये आ गया। अब आप मुझे ये बताओ कि इसको देख के एक बात तो समझ में आ जाएगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम यहां पर क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होगा। ओवरऑल सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। आप इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ने वाले हो, रोटेशनल डायनामिक यानी कि 12th स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे। बट इतना समझो कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो गया। अब 2 तो नंबर है, नंबर तो वैसे कांस्टेंट होता है। अब ये क्या है, मास, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, वो तो बदलने वाला नहीं है, मतलब ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। इसका मतलब ये क्या हो गया, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या, नो चेंज, मतलब क्या होगा यहाँ पर, नो चेंज। और आपको पता होगा हमने यही बात पहले बता दिया था, आपको याद है, इधर हम डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी निकाले थे, कितना आ रहा था, यहाँ पर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी कितना आ रहा था, 3 आ रहा था। इधर सॉल्व करके हमने इससे पहले देखा था, हमने डेल्टा ए कितना पढ़े इधर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, डेल्टा टी कितना पढ़े थे 2 सेकेंड पढ़े, तो यहाँ पर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी कितना आएगा 6/2, 3 आ रहा था। इधर भी तो वही आ रहा था ना, देखो डेल्टा टी कितना 2 है, इधर भी डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इधर भी 3 इधर भी 3, मतलब जो इधर है वही इधर है, मतलब नो चेंज, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी नो चेंज, सेम आएगा। समझ में आ रहा है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इसलिए होता है क्योंकि ये जो फोर्स है अलोंग दी लाइन में सेंटर के तरफ जा रहा है, तो इसे कहते हैं सेंट्रल फोर्स। और सेंट्रल फोर्स के केस में इधर का एंगुलर मोमेंटम इधर का एंगुलर मोमेंटम, मतलब एक कंडीशन यहाँ ले रहे हो एक यहाँ पर ले रहे हो, तो जितना यहाँ पर होगा उतना यहाँ पर होगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। और ये आपको आगे समझ आएगा, अभी के लिए बस इतना समझो कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर टॉर्क का रिलेशन आता है, टॉर्क फोर्स एक्सर्ट होता है, तो एंगुलर मोमेंटम, अरे एक्सटर्नल टॉर्क जो होता है वो 0 हो जाता है, तो एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाता है। यहाँ पर भी एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, एक यहाँ पर एक इधर। खैर जो भी हो, अभी आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, मुझे कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना टॉपिक को, तो बस इतना समझो कि आपको इतना याद रहना चाहिए। हो गया, तो ये था अपना केप्लर्स सेकेंड लॉ। अब हम क्या करेंगे, केप्लर्स थर्ड लॉ और एक न्यूमेरिकल्स लेके समझते हैं, ठीक है।
देखो अब हम समझते हैं केप्लर थर्ड लॉ, केप्लर्स थर्ड लॉ। ठीक है, इसी को यहां पर लॉ ऑफ पीरियड भी कहते हैं। लॉ ऑफ पीरियड मतलब यहां पर कुछ टाइम के बारे में होता है, वो क्या है जरा देखते हैं। देखो अगर यहां पर हमने ऐसा लिया कि इधर ये अपना सन है, सन प्रेजेंट है, यहां पर कोई प्लैनेट है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना आर है, जिसे हमने कहा था कि सेमी मेजर एक्सिस है ना। अब ये प्लैनेट पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके यहां पर आ गया, मतलब यहां से निकला, यहां से निकलकर पूरा एक चक्कर काट के इधर आ गया। तो पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगा है ना, उसे कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, और उसे हम बताएंगे कैपिटल टी से। तो जो भी इसको टाइम लगने वाला है वो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, मतलब टाइम का स्क्वायर करो, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है उसके एक्सिस का, सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब करने का, और ये है हमारा केप्लर्स थर्ड लॉ। केप्लर्स थर्ड लॉ क्या बता रहा है यहां पर, द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट around the sun is, सॉरी क्या यहां पर, the square of time period of revolution of the planet around the sun is directly proportional to the cube of semi major axis of elliptical orbit या फिर इलिप्स। ठीक है, ट्रेस्ड बाय द प्लैनेट, जिस ऑर्बिट में प्लैनेट ट्रेस किया था उस ऑर्बिट का जो सेमी मेजर एक्सिस है उसका क्यूब करने का। अब क्या होता है, जो कोई यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल निकलता है और कोई कांस्टेंट आ जाएगा और आर क्यूब आ जाएगा। कांस्टेंट को अगर हमने देखो आर क्यूब को नीचे ले लिया तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि T1 अपॉन, देखो T1 स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, R1 क्यूब इज इक्वल टू T2 स्क्वायर अपॉन R2 क्यूब होना चाहिए। देखो आपको याद है बॉयल्स लॉ पढ़ते थे, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, मतलब क्या होगा, पहले वाले केस में P1 V1, दूसरे वाले केस में P2 V2 क्या रहना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो पहले वाले का टाइम पीरियड और उसका सेमी मेजर एक्सिस का अगर आप रेशियो करते हो, वो दूसरी बार जब आप उसका टाइम पीरियड देखोगे और उसका सेमी मेजर एक्सिस का रेशियो करोगे तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो इससे हमें क्या समझा, जरा ध्यान से देखो, इसको इधर लेके आता हूँ, इसको इधर लेके जाता हूँ, तो ये आ गया T1 स्क्वायर और ये आ गया T2 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये इधर आ जाएगा तो R1 क्यूब और ये क्या आ रहा है, R2 क्यूब, बराबर ना, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ पर आ गया। अब जरा देखो यहाँ पर दोनों पे स्क्वायर है, मतलब T1 अपॉन T2 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखो R1 अपॉन R2 का क्यूब, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम पावर है, इसके ऊपर भी सेम 2 पावर है, 3 पावर है, तो ऐसे लिख दिया। अब आपकी मर्जी, इसका फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकते हो, देखो T1 अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का क्यूब आ रहा है। अगर यहाँ पर T2 होता तो इधर R2 रहेगा, इधर T1 है तो इधर R1 होगा, इसको घुमा लो तो क्या रहेगा, T2 अपॉन T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का क्यूब, और सॉल्व करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये है केप्लर्स थर्ड लॉ, बस इतना ही बात है, इसमें कुछ नया नहीं था। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहां पर ही बना लेते हैं, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बना लेते हैं और आपको समझाते हैं।
देखो यहां पर हम क्वेश्चन क्या बना रहे हैं, क्वेश्चन ये कि व्हाट वुड बी द एवरेज टाइम पीरियड of planet if the distance between the planet, एक काम करते जो प्लैनेट है उसको हम अर्थ बना लेते। व्हाट वुड बी द एवरेज टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड the sun becomes पहला thrice the present distance, दूसरा twice the present distance। ठीक है, अब जरा सोचो, ये हमारा अर्थ है, समझो क्या है, हमारी पृथ्वी है। अब ये सन है, सन से कुछ डिस्टेंस के दूर पे हमारा ये अर्थ प्रेजेंट है। अब ये अर्थ क्या कर रहा है, ऐसे पूरा 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करके यहां पर आ रहा है। तो पूरा 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना है, वो है 365 डेज, है ना। तो जो भी इसका अब टाइम पीरियड है इसे हम क्या मान के चलते हैं कि इसको T1 मान लेते, समझ में आ गया। और इसके डिस्टेंस को हम R1 मान लेते। अब ये पूरा एक चक्कर काट के आता है तो कितना टाइम लगाता है, इतना टाइम लगाता है, 365 डेज का टाइम लगाता है। और उसका डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना, R1 है, ठीक है। पर अब वो क्या बोल रहे हैं कि अब एक काम करो, अगर हम ये अर्थ को इधर से इतने डिस्टेंस के दूर पे लेके गए, मतलब इससे दुगुना, मतलब अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस R2 हो गया, प्लैनेट यहां पर है यानी कि अर्थ यहां पर है। अब ये R2 कितना होगा, पहले वाले से डबल, यानी कि R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R1। अभी ये प्लैनेट पूरा घूम के यहां पर आएगा तो इसके लिए जो टाइम लगेगा वो T2 होगा। और वो T2 टाइम कितना है ये पूछ रहा है, मतलब पूछ रहा है कि आप T2 निकालो कब, जब उसका डिस्टेंस अर्थ और प्लैनेट अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस दुगुना हो जाए। समझ में आ रही। तीसरा कंडीशन क्या है, अर्थ को और दूर ले जाओ, यहां पर और दूर ले जाओ। पहले का डिस्टेंस R1 है, अभी जो नया वाला डिस्टेंस आ रहा है, मान के चलो कि ये R2 डैश है, समझो R2 डैश पहले वाले को 3 गुना है, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ R1। और अभी प्लैनेट यहां पर है, अभी ऐसे घूम के आने के लिए कितना टाइम लगेगा, T2 डैश निकालो। मतलब हमें बोल रहा है कि जो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, T2 डैश निकालने के लिए बोल रहा है कब, जब उसका जो R2 डैश है वो 3 टाइम्स ऑफ R1 होना चाहिए, तब निकालने के लिए कह रहा है। निकाल लेते पहला वाला, इसको समझते। अब मैंने एक काम करता हूं, यहां पर है ना, मैंने पहले वाले क्वेश्चन को थ्राइस लिख दिया, तो मैं इधर ट्वाइस लिख देता हूं और इसको थ्राइस लिख देता हूं, ठीक है, ताकि मेरा बराबर हो जाए। ये पहला वाला है और ये सेकेंड वाला है। पहले वाले का हमारा फॉर्मूला क्या है, T2 अपॉन T1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 होल क्यूब। तो देखो T2 अपॉन T1 का होल स्क्वायर, R2 अपॉन R1, R2 कितना है इसका 2R1, तो यहाँ आ गया 2R1 और ये R1, इसका क्या करेंगे क्यूब, R1 R1 चला गया, तो ये आएगा T2 अपॉन T1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है 2 का क्यूब हो गया, तो T2 अपॉन T1 का होल स्क्वायर, और ये आ गया 8। स्क्वायर वहां जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बन जाएगा। अब T2 इज इक्वल टू ये जाएगा यहाँ पर T1 इंटू रूट 8 आ जाएगा। T2 इज इक्वल टू T1 कितना है, 365 डेज है, और ये रूट 8 है। रूट 8 का स्क्वायर रूट टेबल में जाके देख लेना, कुछ 2 पॉइंट समथिंग आपको ऐसा मिल जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आता है 1032 डेज आता है।
कितने 1032 दिन आता है। सोचो हमारा प्लैनेट इधर है, पूरा घूम के आने में कितना दिन लगा रहा था 365 डेज 365 दिन। लेकिन अगर इधर से डबल डिस्टेंस के दूर पे रख दिया तो अर्थ को प्लैनेट पे एक चक्कर काट के आने के लिए कितना टाइम लगेगा, इतना दिन। अभी हमारे लिए ये 1 साल है, कितना है 1 ईयर। अब इधर 1 ईयर कंप्लीट करने के लिए कितना दिन लगेगा, इतना दिन। अभी हमारे लिए 1 ईयर कंप्लीट करने के लिए इतने दिन लग रहे, 365 दिन को हम 1 साल बोलते हैं। अगर प्लैनेट यहां होता ना, मतलब पहले से दुगुना डिस्टेंस के दूर पे होता, तो चक्कर काट के आने के लिए इतने दिन लग जाते। समझ रहे हो? अच्छा एक काम करते, तीसरा वाला देखते हैं। सेम फॉर्मूला क्या करेंगे, T2 अपॉन T1 का क्यूब इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का क्यूब। अभी T2 डैश है, R2 डैश करते हैं क्योंकि हम T2 डैश करके बता रहे हैं। तो क्या होता है यहाँ पर देखो, T2 डैश अपॉन T1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R2 डैश कितना है 3R1 अपॉन R1 का क्यूब हो गया। ये R1 चला गया, 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 जा 9 9 3 जा 27, यहाँ पर 27 आएगा। T2 अपॉन T1 का ये होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखो T2 अपॉन T1, अभी ये यहाँ जाएगा तो अंडर रूट ऑफ 27 हो जाएगा। T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, T1 यहाँ चला जाएगा इंटू अंडर रूट ऑफ 27। अब ये कितना होता है 365 डेज है, अंडर रूट ऑफ 27 है। लॉगरिथम बुक निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 27। अभी दिखा देता हूँ लॉगरिथम बुक लेके। आप चाहे तो इसको ऐसा निकाल लो, कैलकुलेशन कर सकते हो आप, स्क्वायर रूट टेबल में जाके भी निकाल सकते हो। स्क्वायर रूट टेबल में जाना है ना हमको, स्क्वायर रूट में कितना 27 का 0 में ना, 27 का 0 में कितना आ रहा है यहाँ पर 5.196 है। 365 इंटू 5.196, और इसको आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो कुछ 1897 डेज आता है। ठीक है, अब देखो पढ़ाते पढ़ाते हमें याद रह जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। आप इसका भी निकाल लो, किधर गया ये 8, तो यहाँ पर कितना आएगा पता है, T2 इज इक्वल टू 365, स्क्वायर रूट ऑफ 8 का कितना आता है 8.0 का 0 में ना, 8.0 का 0 में सॉरी हमने इससे पहले किसका देखे, स्क्वायर रूट का देखे ना, स्क्वायर रूट का हमने देखा था, 1 मिनट, स्क्वायर रूट 27 का ये बराबर है, हम पेज पलट लिए थे, ये कितना है यहाँ पर 8, स्क्वायर रूट 8.0 का 2.828 आ रहा है, तो ये आएगा 2.828, और इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर आता है 1032 डेज, और ये कितना 1897 डेज। तो देखो ये 1032 दिन है, ये 1897 ना, तो 97 डेज लगेगा। अगर 3 गुना डिस्टेंस के दूर पे चला जाता है तो उसे चक्कर काट के एक बार यहाँ पर पहुँचने के लिए इतने दिन लग जाते हैं। सो आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।